जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। जी, तो रोज़े-शोज़े चल रहे हैं सबके? रोज़े वगैरह रखते हैं आप सारे? जी सर। चलो अच्छी बात है। अब ये बताएँ कि कोई वगैरह जिसका है अम, अपनी नोट डाउन करवाते जाएँ। किसी को कोई मसला आ रहा है, किसी को कोई ऐसी चीज़ पूछनी है, व्हाटएवर कुछ भी है, आप बताते जाएँ ताकि मैं उससे ना साथ-साथ जो है आपको रिस्पॉन्स करता जाऊँ। ऐसा करें कि सारे एक साथ ना बोलें व वो करते रहे ना पहले एक बंदा बोल लेते हैं, दूसरा देन तीसरा देन चौथा। एक दफ़ा बोलेंगे क्या एक दफ़ा टाइप करेंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं किसका रिप्लाई करूँ, मैं किसी को नहीं ऐसे मिक्स अप हो जाएगा। तो अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आप लोग जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में वटेवर कुछ भी है, रिलेटेड का कोर्स है या हट के है इससे, तो वो पूछे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका ना रिस्पॉन्स करूँ। जी, अब जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो ओपनली पूछ सकता है, ठीक है? आप सब में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी ने कुछ नहीं पूछना? सर आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी, आ रही है आपकी आवाज़। सर मैंने ये पूछना था सर, आप जो 7 वीक में बता रहे थे फेसबुक के बारे में, सर कोई लिंक हमें सेंड करता है, अगर हम उसमें उसको ओपन करते हैं, कोई पासवर्ड वगैरह डालते हैं, तो इस तरह वो हमारा जो पासवर्ड है वो देख लेता है। इस तरह सर मेरा अकाउंट एक हैक हुआ था, जिसमें उसने जीमेल लगाकर हैक किया है, वो दोबारा अकाउंट मेरा ओपन नहीं हुआ। तो सर हम ये पता लगा सकते हैं उसने कैसे ये हमारा अकाउंट हैक किया? बताइए आपकी अपनी कोई क्या कहते हैं, वो होगी कोई गलती जिसकी वजह से वो हैक हुआ होगा। हम पता नहीं लगा सकते, हम कोई फेसबुक में काम नहीं करते, ना आप काम करते हो। हाँ, उसने कि उसको मित्र ने करके पूछ लो कि भाई तुमने कैसे हैक की, मुझे ज़रा बताओ। तो अल्लाह का बंदा अगर बता सकता है तो बता देगा, ऐसे नहीं पता चलता। तो सर हम दोबारा उस अकाउंट को ठीक कर सकते हैं, कोई ऐसा तरीका है सर? सर मुझसे ऐसे क्वेश्चन ना किया करें फेसबुक वाले, मैच्योर बन जाओ, बड़ी जरा आगे निकलो। हैकिंग तो ये नहीं है कि आप लोग फेसबुक हैकिंग करो, ये करो तो मैं यार ये क्वेश्चन मुझे इरिटेट करते हैं। कोई और क्वेश्चन पूछना पूछो, मुझे नहीं पता भाई, मैं फेसबुक यूज ही नहीं करता। पहली बात, मैं यूजर हूँ तो मैं आपको बताऊँ ना कि हाँ इस स्पेस में कितनी अपॉर्चुनिटी है। आई एम नॉट अ यूजर ऑफ फेसबुक। ठीक सर। मेरा तो अकाउंट ही नहीं है भाई फेसबुक के अंदर, यूज ही नहीं करता। सर क्या मैक ओएस के लिए लैब मुझे बता सकते हैं सेटिंग? मैंने काली किस वगैरह तो चीज के इंस्टॉल लिए? किया हुआ ऑलरेडी, उसका वर्क कर रहा हूँ। आपकी समझ में नहीं आई किस चीज के लिए पूछते हैं? मैक ओएस के लिए, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब मैक ओएस को क्या इशू है? इस पे सर लैब सेटिंग, मैं काली वगैरह तो ऑलरेडी मेटास्प्लोटेबल भी कर रहा हूँ यूज, लेकिन इसमें प्रॉपर विंडो वगैरह स्पीड से रन नहीं होती, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर वीएम वेयर नहीं है ना कोई। यूटीएम है एक, वो बहुत यार है हाई लेवल। मेरी बात सुनो, मैक लेके भी अगर आपको विंडो चलानी है तो इससे अच्छा विंडो ही ले लेते हैं। मैक अपना सर वो है ऑपरेटिंग नहीं ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं मेरे पास।
तो मैक का वो चला रहे लेना हो? पड़ेगा स्पेशल। हाँ जी, मेरे पास मैकबुक है, उसी पे ऑपरेटिंग सिस्टम सारा चल रहा है। मैक का कौन सा वर्जन चला रहे हो? ओएस कौन सा है? हाईसिंह का है, कौन सा है? M1 जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है सर। M1 चिप वाला है? हाँ जी। अच्छा, M1 चिप वाला जो होता है उसकी आपको लिनक्स जो है वो उसकी डिस्ट्रो मिल जाएगी लिनक्स की वेबसाइट के ऊपर, M1 वाला ही। सर वो तो मैंने ARM 64 की हुई है ऑलरेडी, काफी देर से उसे यूज कर रहा हूँ। लेकिन वो कमांड्स प्रॉपर जो है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं प्रॉपर करता, इंस्टॉल तो हो जाती पता है क्या सारी। है आपके ना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो ठीक करोगा। आप कीबोर्ड जो है ना अपना से चूज करें। आप इंग्लिश कीबोर्ड यूके वाला सेलेक्ट करें अपने मैक में से। आपका जो मैक होता है वो सिलेक्ट होता है मैक का अपना। आप उसे ग्लोबल पे ले जाएं तो वो सेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी कमांड का फर्क होता है, आर्ट का वगैरह फर्क होता है, इस तरह की चीजों का भी ठीक, फर्क यानी कि ग्लोबल कीबोर्ड सेट कर। है जी। आप उसे ग्लोबल कीबोर्ड के ऊपर सेट करते हैं, वो सेट। ठीक है सर, करके ट्राई कर दूंगा सर। जी, शुक्रिया। और इसके अलावा भी जब क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक आपसे। सर मैंने आपको लिंक्डइन पे भी एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था। उसमें मेरा ये हो रहा है कि मैं जब पिंग करता हूँ आईपी एड्रेस पे, जो आपने लिंक सेंड किया था मुझे, उस लिंक पे जो आईपी उस पे मैं डालता हूँ उसमें पिंग सही नहीं आ रही थी। वो मैंने आपको सेंड किया था। बाकी मेरे सिस्टम पे सही आती है, खाली जिसमें मेरे प्रॉपर कनेक्शन है उस पे सही नहीं आ रही देवा पे डालते तो वहां पे सही नहीं आती। है। पिंग सही नहीं आती। लैपटॉप में अगर यूज करूं तो पिंग सही नहीं आती। यही अगर मैं किसी और सिस्टम में या किसी और यूज करूं तो आती है। इन किस चीज की सही नहीं आ रही? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर मेरे लैपटॉप पे सही नहीं आ रही। मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया है आपके लिंक्डइन पे। काफी टाइम हो गया, आपको काफी क्या नाम है मैसेज आपका? भी। क्या नाम है? सर अदबियल एडी एडविन। अच्छा, मैंने आपका स्क्रीनशॉट देखे, इसमें क्या है? आप लगाइए बिना डॉट 107.42.14 इसको क्या है? सर ये इस पे पिंग सही नहीं आ रही ना। पिंग करता हूँ तो वो आपको सेंड किया ना स्क्रीनशॉट सर, वो आ जाता है। ये लिखा हुआ है, ये अनरीचेबल है, मतलब इसका मतलब जो आप पिंग लगा रहे हो वो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये क्या है? सर बाकी उस पे तो आ रहा है, जैसे मैंने अपने दूसरे सिस्टम पे चेक किया, उस पे सही आ रहा था। फिर आपका जो नेटवर्क होगा ना, जो आपके लिनक्स का जो नेटवर्क अडाप्टर है वो होस्ट ओनली पर सेट होगा। ठीक है, अगर तो नेट के साथ जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ तो फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, रिच नेटवर्क के साथ, तब तो वो काम करेगा। अगर तो होस्ट ओनली के साथ जुड़ा हुआ है तब वो काम नहीं करता, पिंग फिर आपकी काम नहीं करेगी। अडाप्टर पर सही चेक करें। सही सर। और सर ये जो हमें प्रोजेक्ट मिला है, इसमें सर ये पहले हम उसका आईपी, अपना आईपी और मैक चेंज करेंगे। उसके बाद अपना ये जो आपने लिंक सेंड किया था, उस लिंक का ये आईपी निकला था सर, जो अभी आपने देखा यही आईपी उस लिंक का निकला था जो आपने मुझे लिंक्डइन पे सेंड किया था। फिर इस आईपी से वो आईपी जब फाइंड कर लें तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसको आईपी फाइंड हो गया, उसकी हमने पिंग लेनी है या फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है, सूडो जो भी आपने बताया था। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, ऐसा है कि आपको जो असाइनमेंट दी हुई है उसके अंदर एक वेबसाइट है, आपने ओपन करनी है उसको, और देन उसे ओपन करने के बाद आपने उस वेबसाइट का आईपी आइडेंटिफाई करना है। आईपी आइडेंटिफाई करके आपको nmap का यूज करते हुए उसकी जो पोर्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। आफ्टर द पोर्ट्स आइडेंटिफाई, हर पोर्ट्स, हर स्टेप का आपको स्क्रीनशॉट या उसकी रिकॉर्डिंग रखनी है अपने पास, ताकि रिपोर्टिंग के तौर पर जब आप रिपोर्टिंग करें तो काम में। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर आपने उसी को जो आपका कोर्स आइडेंटिफाई हो जाएगी, देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करने के दो मेथड, एक nmap से कर सकते हो और एक वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप voice.info बताते हो। इसी तरह आप दो तीनों वेबसाइट बताते हो। मैंने वहाँ पे जो आपको स्लाइड दिखाई हुई थी उसके अंदर कुछ 6-7, आई गेस 5-6 वेबसाइट बन सकती है। उनमें से एक वेबसाइट ऐसी भी है जिस पे आप ओएस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो बिना nmap के।
तो आप आपके ऊपर है कि आप एनमैप का इस्तेमाल करते हो इसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, या आप उस वेबसाइट के थ्रू जाके एनमैप की होस्ट उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हो। आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई, देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर मौजूद वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब टूल्स मैंने आपको बताए हुए लेक्चर के अंदर हैं 2-3 टूल्स जो मैनुअली करके देते हैं कि कैसे आप जो है वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अगर आप मैनुअली कर उसके अंदर जाने की कोशिश करोगे तो आपको ना वल्नरेबिलिटीज देखने को मिल जाएगी। एक दो वल्नरेबिलिटीज हैं जो आपको पास दे रही होंगी जिसमें, या कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज में आइडेंटिफाई करने को मिल जाएंगी जिसमें आप किसी भी तरह के फाइल अपलोड कर पा रहे हो। यानी कि अगर वहाँ पे लिखा है इमेज और वहाँ पे आप अपलोड कर पा रहे हो, डॉस की, पीडीएफ की, हर तरह की फाइल आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, देन आपका स्टेप अगला होगा, लास्ट स्टेप, उसमें आपने क्या करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग से हमारे एक डॉक्यूमेंट बना के आपको हर चीज़ मेंशन करनी होगी, वेबसाइट टारगेट वेबसाइट मेंशन करनी होगी, उसका आईपी मेंशन करना होगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, देन सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, विद स्क्रीनशॉट आप मेंशन करके वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट करो और आपकी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। अगर इस तरह चलोगे तो होपफुली आपको जो आपके मार्क्स है अकॉर्डिंग टू द आपके रिसर्च या आपके अच्छे असाइनमेंट में जो चीज़ें हैं आपको ठीक तरीके से की होंगी तो आपको जो आपके मार्क्स होंगे वो कंप्लीट होंगे। सही सर। और ये जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम और पोर्ट जो है वो तो हम एक साथ स्कैन कर सकते हैं ना, जैसे सूडो लगा के हमने हाइफन हाँ लगा बिल्कुल, के आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टेप बाय हाइफन स्टेप। वो लगा के स्लैश लगा के ओ लिखेंगे तो हमारा आगे अगेन आईपी लिखेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और पोर्ट्स दोनों आ जाएंगे। टारगेट का जब आपको मालूम करना होता है तो उसकी कमांड होती है sudo nmap। ठीक है, इफ कॉन्फिग जी नहीं सर, होती वो न, वो तो नहीं nmap नहीं डैश सर, इफ कॉन्फ़िग कर तो दो। उसके लिए। सर मैं हाँ आपको एग्जैक्टली। ये बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे निकालेंगे, sudo nmap स्लैश ओ फिर आईपी का आईपी एड्रेस, टारगेट आईपी वन थिंग एड्रेस। ब्रो, एक मिनट में सर से क्वेश्चन पूछना है। जी पूछे। सर अभी तक आपके 2 वीक्स के लेक्चर हुए हैं जिसमें आपने अभी ये कवर नहीं किया। पेलोड एक्सपायर्स वगैरह को आपने नहीं अभी डिस्कस किया, बाकी स्टूडेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट होगा वो, तो प्रेशर और उनके ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? वीक तो 7 कहीं तक इसको चल रहा स्टेप है बाय स्टेप हमारे लेकर में। चलें। हमारे पास क्या जो ख्याल वेबसाइट है? पर वो तो वीक 2 है। हाँ, आप पीछे तो आपका अभी असाइनमेंट नहीं मिली हुई, जिनको असाइनमेंट मिल हाँ गई है जी, ना उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। हाँ वो है चंद एक स्टूडेंट्स आप में, आप न्यू है, जिन जिन को असाइनमेंट मिल गई ठीक है उनके लिए। आपको भी असाइनमेंट ठीक, मिलेगी मैं थोड़ी बैच सी। 5 की बात कर रहा था सर। हाँ हाँ, तो आपको भी असाइनमेंट कहीं ना कहीं मिलेगी। हो सकता है आपको ठीक भी है सर। इसी तरह की असाइनमेंट मिल जाए, वो पॉसिबिलिटी है। मैं वही कह रहा था कि ये भाई काफी एडवांस में जो टॉपिक्स आ रहे हैं आगे आने हैं उनको डिस्कस कर रहा है अभी से, मैं इसलिए कह रहा था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ फिर क्लियर कर दूँ। आपने एडवांस वर्ड का नाम यूज़ किया है। देखो, एडवांस नाम की चीज़ नहीं होती। होता बेसिकली क्या है ठीक। कि देयर आर सम एसओपीज जिसको फॉलो करते हैं। यानी कि ये समझो, अगर आपको मैट्रिक करनी है, दैट तो नहीं ना मैट्रिक जी में जी छलांग मार सकते हैं। आपको लेवल वाइज गुजरना पड़ता है। आपको नर्सरी प्रेप को जो भी सेक्शन होते हैं उसके बाद गुजरना पड़ता है। ए लेवल, ओ लेवल, जीरो लेवल, जो भी whatever लेवल होते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं whatever जो भी होती है, आपको वो करने के जी, बाद मैट्रिक मैट्रिक एक सर्टिफिकेशन मिलती है। सही है? बिल्कुल। अच्छा, अब आपने सर मेडिकल की वो स्कीम में जाना। वो मेडिकल मेरा की मतलब ये नहीं था। स्कीम मेरा मतलब ये है कि अभी जो आपने टॉपिक बैच 5 के लिए कवर नहीं किया है वो उसको डिस्कस कर रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी ठीक है। मैं आपको फिर भी ना जो जो भी और भी है मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि जैसे आपने ठीक ठीक। मेडिकल करना होता है ना, तो मेडिकल के लिए कंपलसरी क्या होती है कि आपने एफएससी इंटरमीडिएट आपने किसके साथ की हो, प्री मेडिकल की हो। ठीक है, प्री जी जी मेडिकल की होगी तो आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। बिल्कुल। उसकी कुछ जी उसके अलग एसओपी ना, फिर आप बीएस कर रहे हो जाके बीएस भी उसी के अंदर करते, मेडिकल की फील्ड में करते, फिर एमएस क्या होता है, एमबीएस होता है, बट जो भी आगे डिग्रीज होती हैं वो आप जी करते हैं। यानी कि उसकी एक अलग ब्रांच है। जब हम बात करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी की, तो इसकी भी ना अलग ब्रांच है। ये कहता है कि पहले आपके पास बेसिक नॉलेज हो। यानी कि अगर आपने जी करियर परस्यू करना है तो यू नीड एटलीस्ट दिस
आपके पास इतने स्टेप्स के अंदर या आपको फुटप्रिंटिंग का पता हो, आपको रिकॉग्निसेंस का पता हो, आपको नेटवर्क स्कैनिंग आती हो, या आपके पास वल्नरेबिलिटीज का एक्सपीरियंस हो, जो भी छोटे छोटे ये जो अटैक्स होते हैं, सीरियल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्ट हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब ये चीजें होती हैं बेसिक, आपको इन चीजों के बारे में पता है तो आप अपना करियर आराम से परस्यू कर सकते हो आगे, ठीक है। अब जिनको नहीं पता, ये कोर्स उनके लिए भी डिजाइन, जिनको पता है उनके लिए भी डिजाइन है कि ताकि उनको पता चले कि इसका रोड मैप क्या है। आफ्टर दिस कोर्स आपके पास इतना हो जाएगा कि यार आपको पता है कि मुझे इस फील्ड में अगर जाना है तो कौन कौन से एक्चुअल में रोड मैप्स हैं जिनको मुझे फॉलो करना होगा, कौन कौन से एक्चुअल सर्टिफिकेशन जिन्हें मुझे फॉलो करना होगा। आप उसकी जगह पर जब आप उस रोड मैप पे चल पड़ोगे तो आप एक्चुअल में जब जो भी सीख रहे होगे, जब जब भी नया नया सीख रहे होगे, तो वो आपके लिए नया होगा, वो आपके लिए बिगिनर लेवल का होगा। आपको लगता होगा कि यार ये नया है, मुझे सीखना है। एडवांस की जब हम बात जी करते हैं तब जब आप एक्चुअल किसी फील्ड में घुस जाते हो ना, अब आप उसमें जॉब कर रहे होते हो, ठीक है, और जॉब करते वक्त आपको कुछ डिफिकल्टी से फील हो रही होती है, या आपकी कंपनी आपको आगे ट्रेनिंग के लिए आगे परस्यू करती है, तो वो जो चीजें सीख रहे होते हो वो भी बेसिक होती है, क्योंकि देखो कि अभी भी किसी चीज का एंड नहीं होता। मतलब साइबर सिक्योरिटी और मेडिकल वो वाहिद फील्ड है, अगर हम इसे टेक्निकल तौर पर समझे, इसका एंड नहीं है, क्योंकि आए ना आए दिन कोई ना कोई बैक्टीरिया आ रहा है। जैसे कोविड आया, कोविड के बाद अब तक फिर कोई नहीं हंता वायरस, वायरस आ रहा है। सेम इनके साइबर सिक्योरिटी में भी आए दिन कोई ना कोई नया मालवेयर आता है, ट्रोजन आता है, बट कुछ ना कुछ नई नई टेक्निक, नई 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 से नई चीजें जो है वो आती रहती है। तो जितना भी आप सीख, इवन कि मैं अपन बड़ी डिग्री भी करके बैठा हूँ, बड़ी सर्टिफिकेशन भी करके बैठा हूँ, स्टिल आई एम टुडे, मुझे लगता है कि मैं जब भी कोई नई चीज पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैंने ये चीजें क्यों नहीं पढ़ी, मेरे पास अभी भी नॉलेज नहीं, स्टिल टुडे मुझे ये फील होता है। तो अभी के लिए आपको कोई लगे यार एक कीमत भी तो देखो ना, 2500 में आप अगर एक्चुअल रोड मैप पढ़ रहे हो, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप लोग गूगल सर्च करें, अपने आसपास के इंस्टीट्यूट में जाएं और 35-36 हज़ार रुपए दे के भी देखें, आपको ये चीजें नहीं पढ़ने को मिलेंगी, उनके पास रोड मैप ही नहीं है। वो आपको पढ़ाएंगे पता क्या है, मैं बताता हूँ क्या पढ़ाएंगे, नेटवर्किंग में घुसा देंगे आप। बिल्कुल। मेरा कई वास्ता पड़ता है कई लोगों से, मुझे पता है इन चीजों के बारे में, कुछ साइबर सिक्योरिटी जॉब आ सर आपकी आवाज कटना शुरू हो गई। जी सॉरी जी, इंटरनेट इशू चल रहा था, फिर रिजॉल्व हुआ। मैं ये कह रहा था कि किसी को क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सर जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड कर लिया सर, सर इसकी वल्नरेबिलिटीज कैसे फाइंड करेंगे ये मुझे समझ नहीं आया। वल्नरेबिलिटीज कैसे फाइंड होगी? जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग मैनुअली सिस्टम करनी आ है, मैनुअली कर सकते हैं। आपके पास टूल भी है, मैंने बताया, और टूल्स के अंदर लेक्चर के अंदर एक दो टूल्स हैं जिसकी मदद से ऑटोमेटेड स्कैन जो है वो आपको मिल सकते हैं, आप उसकी मदद से भी वल्नरेबिलिटीज को स्कैन कर सकते हैं। वैसे जब बात से करते हैं ना प्रोफेशनली, तो आपको बग्स खुद ढूंढने पड़ते हैं। पहले तो स्कैन करना पड़ता है नेटवर्क को, नेटवर्क को स्कैन करने के बाद आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से आपको, क्योंकि बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल होती हैं, उनमें से ये तो नहीं है कि आप हर वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। आजकल टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप उन टूल का सहारा लेते हुए वल्नरेबिलिटी को स्कैन करते हो, वो बता देता है कि आपको इस तरह की वल्नरेबिलिटीज पड़ी हुई हैं। इनके तीन सिग्नल होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है फिर ग्रीन होता है, और ब्लू होता है और ग्रीन होता है। रेड रेड का मतलब होता है हाई, ब्लू का मतलब होता है, ब्लू का भी रंग चेंज होता है, कभी वो येलो जाता है, कभी वो ब्लू जाता है कलर। ये तीन दो कलर है।
अगर ब्लू है तो मीडियम है, अगर ग्रीन है तो बिल्कुल ग्रीन। तो इस तरह के सिग्नल होते हैं, वो बता देते हैं आपको कि यहाँ यहाँ इस जगह जगह पे ये वनरेबिलिटी पड़ी, ये टाइप्स पड़ी है, और आप चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी एक और होता है जिसमें आप मैनुअली जो है क्योंकि टूल जो है वो लेटेस्ट थ्रेड से मतलब यूँ समझो तो उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो किसी लेटेस्ट थ्रेड्स का भी पता हो, जब तक कंपनी से अपडेट ना भेजे, या तो अगर ओपन सोर्स है तो कम्युनिटी जो है उसको उसके अंदर अपडेट ना करे, तब तक उसे भी पता चलता। तो वो आपको फिर मैनुअली जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता अस्सलाम वालेकुम सर। है। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरी पहली क्लास है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? तो हमने पहले भेजा था उसका, जो वीक 1 का, वीक 2 का ट्रायल था, वो देख लूँ समझने के लिए क्रिटिकल है कि। आपको वीक 1 में वीक 2 में क्या समझ लिया, आप मुझे बताएं। नहीं, अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं उसका, अभी मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया उसका, अभी मैंने पहली बस क्लास ज्वाइन किया। अच्छा, अभी आपने लेक्चर नहीं सुने? नहीं नहीं, लेक्चर नहीं सुना। अच्छा, अभी आप लेक्चर जब सुनेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की, होप्स हो कि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आएगी तो ये तो एक जस्ट जूम सेशन है जिसमें आपके क्वेश्चन और क्वेरीज को हैंडल किया जाता है। कि लेट्स से आपको किसी चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे कर देना। ठीक हो गया सर, अच्छा हो गया। जी, इसके अलावा और किसी का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सर ये हैकिंग के लिए कितनी वेबसाइट्स होती है, मतलब थोड़ा बहुत गाइड करें। आपकी टूल्स, बात समझ में नहीं आ रही। सर हैकिंग के लिए टूल्स होते हैं, पता नहीं, मैंने सुना था वो एक अपना हाइपर नाम का कुछ था, एक लिनक्स था, ऐसे अजीब अजीब नाम, ब्लैक ब्लैक लिनक्स। बॉस, आप जब तक लेक्चर नहीं देखेंगे आपको मैं समझ में नहीं, काली लिनक्स की आप बात कर रहे हैं। उसके बाद पैराटो ऐसे होते हैं, लिनक्स की डिस्ट्रो होती है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है आपको देखने को मिल जाएगी जब आप लेक्चर की तरफ जाएंगे, सेकंड लेक्चर की तरफ जाएंगे, तब आपको लैब सेटअप देखने को मिलेगी कि लैब सेटअप की जाती है, लिनक्स कैसे समझा जाता है, लिनक्स कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, मतलब काफ़ी कुछ है देखने को और सीखने को। तो आप जब जाएंगे तो होप्सफुल कि आप सीख पाएंगे, लेक्चर को जरा देख। समझ गया सर, सर समझ अ, गया। सर मेरा जो लैब है, लैब में ना नेट नहीं कनेक्ट होता। काफी लैब्स हैं, मतलब मेरे पास 2 सिस्टम है, तो दोनों में नेट नहीं कनेक्ट होता है। एक तो वायरलेस में करता हूँ, उसमें भी नहीं होता, और अगर वायर के साथ करो तो भी नहीं होता। आपका ना इंटरनेट अडाप्टर का इशू है, मैंने पहले भी आपको बताया था, पिंग का बताया ना मुझे, मैंने तभी आपको कहा कि आपका ना अडाप्टर का इशू है। आप अपने अडाप्टर को चेंज करें, उससे ना नेट उसे नेट पे ले जाएं या ब्रिज पे ले जाएं। अगर तो वो होस्ट ऑन, क्योंकि होस्ट ओनली पे नेट काम नहीं करता लिनक्स के अंदर, वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आप उसे काइंडली जो है शिफ्ट करें उसके अंदर, ब्रिज के अंदर या नेट के ऊपर या नेट के ऊपर। सर उन दोनों के अंदर भी करो तो भी नहीं चलता। अगर चलता भी है तो वो खाली वो खुलते हैं, क्या कहते हैं, फायरफॉक्स वगैरह खुलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं चलता। ब्रिज पर करें, ठीक हो जाएगा। या आपने मेरे ख्याल में उसके ड्राइवर इंस्टॉल किए थे VMware वर्चुअल बॉक्स के? सर ड्राइवर कैसे, मतलब नहीं इंस्टॉल किए थे तो कुछ भी, हम खाली आपने बोला था पैकेट कि। वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद उसका एक जी एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन पैक होता है, वो भी इंस्टॉल करें। जी सर, वो एक्सटेंशन पैक तो मैंने डाउनलोड किया था। ठीक है, आप डब्बा चेंज करें, ब्रिज पे ले जाए, हो जाएगा। जी सर, ठीक, थैंक यू। जी, और किसी भी क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं।
विजुअल बुक्स में काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है सर। लिखा हुआ है फेल्ड टू इंपोर्ट एप्लियंस लिखा हुआ है सर। आप मुझे अगर दिखा सकते हैं तो मुझे दिखा दें, या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर दें ताकि मैं सर देखूँ आपको। मैंने सर इसकी पिक्चर ली है, वो मेरे पास पड़ी है। तो आप ऐसा करें, उस पिक्चर को मुझे जो है लिंक्डइन पे शेयर कर दें ताकि मैं ठीक, आपको वहाँ पर जो है मैसेज का रिस्पॉन्स कर दूँ। ठीक है सर, मैं भी कर देता हूँ। हाँ अभी कर देना, घंटे 2 घंटे बाद करोगे तो रिस्पॉन्स फिर आपको शायद कल ही आए। ठीक हो गया। जी, और कोई किसी और क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछे, बाकी किसी और क्वेश्चन नहीं है। सर लिंक्डइन पर आपको मैसेज कर दिया सर, ये प्रॉब्लम आ रही है सर। मुझे पिक्चर रिसीव हो गई है। आप ऐसा करो ना, इसकी जब तक मुझे डिटेल्स नीचे वाले दिखाओगे, नीचे लिखा हुआ है उसके डिटेल्स के, वो नहीं ना शेयर करोगे तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फेल तो बता रहा है लेकिन आपकी जो है डिटेल शो नहीं हुई वीडियो में, डिटेल्स दिखाई जाती ठीक सर। ठीक है। सर, ये फिर इसके अलावा सिस्टम जब ऑन करना है सर तब सेंड कर दूंगा। जी जी बेहतर होगा, जब आप बिजी हो फ्री हो आप कर दीजिए। जी, और किसी और क्वेश्चन वगैरह हो, कोई भी चीज हो पूछे। सर कोर्स से हट के अगर मैं थोड़ा सवाल करूं सर, ये जो डार्क वेब होती है सर, इसका अगर थोड़ा आप बता दें। नाइस क्वेश्चन। क्या जानना चाहते हैं डार्क वेब के बारे में, क्या जानना चाहते जी सर। हैं? मतलब डार्क वेब के बारे में क्या जानना चाहते हैं मुझे बताएं। सर ये जैसे बोलते हैं कि सर डार्क वेब अच्छी नहीं है, या वो कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता, या ये। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर जैसे बोलते हैं कि वो जिसका चीज है, अगर तो वो चल रहा है तो आप डार्क वेब को सर्च कर सकते हो। डार्क वेब जब भी, जो डार्क वेब की वेबसाइट होती है उनको वो उसकी पहचान ये होती है कि डॉट अनियन जो है उसकी लास्ट होती है, जैसे डॉट कॉम होती है, डॉट edu होती है, डॉट कॉम होती है, डॉट pk होती है, बड़े जितनी भी edu org और IO CO, ये जितनी भी वेबसाइट होती है जितनी भी डॉट वाली होती है, इसके लास्ट में हमेशा अनियन होता है, यानी कि डॉट अनियन। और वो चलती हैं आपके डक डक गो के अंदर। डक डक गो सर्च इंजन है, वहाँ पर कामयाब होती है, यानी कि उससे वहाँ पे आप रन कर सकते हैं। इवन के फायरफॉक्स भी जो है डक डक गो चला सकते हैं अगर आपको सही तरह यूटिलाइज करना आना चाहिए। अब बेसिकली सर होता है कि इन वेबसाइट के अंदर, जब मेरा रोजा है तो रोजा लग ना जाए, मैं इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही जवाब देता हूँ। इसमें बेसिकली होता ये है कि अ, आप कोई बैंक का डाटा मतलब हैक हो गया है तो डार्क वेब एक वाहिद मार्केट है जहाँ पर जाके लोग लीगली जो है ना सेल कर सकते हैं डाटा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेस आउट का खतरा नहीं होता। वहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है ट्रेस आउट नहीं हो सकती।
अब ऐसा भी नहीं है कि आप इजीली सर्च करेंगे तो आपको जो है बैंक के डिटेल्स मिल जाएंगी और वहाँ पर लिखा होगा कि इतने डॉलर पे करें और आपको डाटा जो है मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। देयर आर सम ग्रुप्स आर अवेलेबल, जो ग्रुप्स है वहाँ पर ये चीज़ें जो है सेल आउट होती है। इवन कि आपके पास जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, जैसे आपकी व्हाट्सएप है इसी तरह टेलीग्राम एक एप्लीकेशन भी होती है। तो इवन के टेलीग्राम के अंदर भी डार्क मार्केट है आपकी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी ट्रेस ऑफ का खतरा नहीं होता। वहाँ पे भी आप आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, फ़ोन नंबर नहीं एंटर करते, ईमेल पे अकाउंट बना सकते हैं। तो जहाँ पे भी ट्रेस आउट ना हो किसी भी मार्केट के अंदर, ऑनलाइन हब के अंदर, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको पता चले कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है .com भी नहीं यूज हो रहा है, XYZ यूज हो रही है, जो ऐसी वेबसाइट है बेसिकली बैकग्राउंड से जो है होस्टेड होती है अनट्रेसेबल अकाउंट्स के ऊपर। तो ये एक बेसिकली डार्क मार्केट का कॉन्सेप्ट है। बाकी हाँ ठीक है, अच्छी ये सच बात है कि वहाँ पे असला भी बिकता है, वहाँ पे ड्रग माफिया भी है, हर तरह के लोग हैं, बट कुछ रियलिटी है और कुछ नहीं भी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी वहीं पर ही होती है, सेल आउट होती है, बट अब तो खैर नहीं मिलती। और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे के इलेक्ट्रिकल का डाटा हैक हुआ था वो भी वहीं पर ही आपको पड़ा हुआ मिलता है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली टेररिज्म। यूसीएल का डाटा हैक हुआ है, तो आई होप सो कि वो भी वहाँ पे लग गया हो, क्योंकि उनके पिछले दिनों जो यूपीएल का डाटा जो है कस्टमर का लीक आउट हुआ है। और अच्छे खासे टूल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बट वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, आप इंस्टॉल करेंगे तो कोई पता नहीं आपका सिस्टम भी जो है कंप्रोमाइज हो जाए। इवन के जो क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग की डिवाइसेस होती हैं वो भी आपको वहीं पर मिलती है। जैसे ये आपने एटीएम पे नहीं देखा होगा, एटीएम पे वो मशीन लगी होती थी, कार्ड स्कैन होते थे और वो पीछे चैनल पे जो जाता है और कार्ड क्लोन होकर आपके पैसे निकल जाते थे। तो इस तरह की जो स्कीमिंग डिवाइसेस है वो भी आपको वहीं पर ही देखने को मिलती है, बट वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो कार्ड के थ्रू नहीं होती, बिटकॉइन के थ्रू होती है। यानी कि जितने भी डिजिटल करेंसी, इथेरियम है, बिटकॉइन है, डिगी कॉइन है, और जो भी कॉइन्स है, तो ये है जी डार्क वेब। होप सो कि आपको समझ में आ गया। जी जी सर, समझ आई, मुझे ऐसी बात नहीं है। तब सर इस पे टेररिज्म भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी शामिल होती है। पॉसिबिलिटी है कि होती हो, पॉसिबिलिटी है नहीं होती हो, पॉसिबिलिटी है कि जिस बंदे से आप ड्रग ले रहे हो सकता है वो जिंसी का बंदा हो, है। आप एड्रेस भेजो, अगले दिन वो आपके ड्रग न लेके आए, आपके ट्रक ही लेके आ जाए, है। तो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको नहीं पता अगला कौन है, अगले को नहीं पता आप कौन है। सर शॉर्ट फॉर्म पर कहे कि डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जिस पर 2 नंबर सारे काम होते हैं। हर चीज 2 नंबर बेची जा सकती है ब्लैक के ऊपर। हर ब्लैक मार्केट डार्क वेब पर छुपी हुई है, ट्रेस आउट नहीं कर सकते। डार्क वेब वो है, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर कहे। जी यही है, जैसे बताया है कि यहाँ पर ट्रेस आउट नहीं हो सकता, कुछ भी आप सेल कर सकती हैं। और सेल आउट करने के लिए बस आपके पास डिजिटल जो है अकाउंट्स होने चाहिए, बिटकॉइन होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं वहाँ। अच्छा सर, इथिकल हैकिंग के हवाले से सवाल करूंगा आपसे कि इथिकल हैकिंग, मेन हैकिंग यही होती है, हम हैकर भी बन सकते हैं, हम ट्रैकर भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? कहते हैं ना कि यार एक हैकर होता है, एक ट्रैकर होता है जो हैकर को ट्रैक करता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता जी कि आप ट्रैकिंग शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होता। देखो, एक होती है अटैकिंग टाइप और एक होती है डिफेंस और एक होती है फोरेंसिक्स। तो डिफेंस में क्या होता है, अटैक में क्या होता है कि आप अटैक करते हो, डिफेंस में क्या होता है जो अटैक होता है उससे बचाने के लिए अपने आप को सिक्योर करते हो। और फोरेंसिक्स वो वही चीज़ है जिसमें अगर अटैक हो जाए तो किसने किया है, कहाँ से किया है, कड़ा आईएसपी था, कौन सा आईपी था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो इस्तेमाल करा था। तो ये जो चीज़ें होती है फोरेंसिक्स के अंदर हो जाती है, जिसपे आप डिजिटल एविडेंस वगैरह जो है वो ये कलेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है यूट्यूब कम इस्तेमाल किया करो, यूट्यूब पे बड़ा कभी-कभार बड़ा शायद कुछ अच्छे-अच्छे जो चैनल्स हैं उनके अलावा। बाकी ये जो है ना जब हम बात करते हैं ट्रैक करना, अगले को भी हैक करना, ऐसा नहीं होता। अगला जो आपको जो अटैक करने आया अगर उससे कामयाब हो गया तो वो छोले तो नहीं ना बेच के आया, मतलब कॉमन सेंस की बात है, वो भी अपने आप को सिक्योर करके आया होगा। तो यहाँ पर काम आता है फोरेंसिक्स की टेक्निक्स का या इंसिडेंट रिस्पॉन्स की टेक्निक्स का, कि कैसे हुआ, केड़ा आईपी आया,
अच्छा उसका आईएसपी प्रोवाइडर कौन था, उसका डीएनएस के रिकॉर्ड्स क्या थे, ठीक है। और भी फैक्टर्स होते हैं। जब आप उस तक पहुंच जाते हो, अगर उसके सिस्टम सब कुछ डेड है, मतलब उसने सब कुछ डिलीट कर दी, हिस्ट्री डिलीट कर दी, विंडो न्यू कर ली है, तो फिर आप उसकी हार्डवेयर से भी प्रोसेस करते हो, जिसमें रैम आती है आपके पास और एक प्रोसेसर होता है, उसको आप चेक एंड बैलेंस करके देख सकते हो। तो ये टेक्निक्स होती है, लेकिन ये होती है फ्रांसिस के अंदर, ट्रैकिंग वाला सीन और ये जो चीज़ें होती है फ्रांसिस के अंदर चलती है। और सर अगर हमने किसी को ट्रैक करना हो, जैसे बिल पर्स गुम गया है या हमारा फोन ही गुम गया तकरीबन, तो हमने अगर अपना फोन का आईएमई ट्रैक करना हो या फोन नंबर ट्रैक करना हो तो हम देखो कैसे करेंगे? आईएमईआई नंबर से कभी भी फ़ोन ट्रैक नहीं होते, मेरी बात सुनो। ये आपको जो भी कहता है ना कि आईएमईआई नंबर डाला या आपके दिमाग में भी अगर है तो आप ठक लोकेशन पे पहुँचते, ऐसा नहीं होता। आईएमईआई से बेसिकली क्या होता है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली होता ये है कि जब आप अपने आईएमईआई नंबर को एफआईआर के अंदर रजिस्टर्ड करवाते हो, तो आपकी जो एफआईआर है उसकी रिक्वेस्ट, अगर तो आपकी जान-पहचान है पहली बात, तो आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो जाती है आपके साइबर विंग ब्रांच के अंदर। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आपकी एक सीडीआर जिसे हम बोलते हैं, कॉलर डाटा रिकॉर्ड्स, वो निकालते हैं। अब वो क्या होता है, उसके अंदर होता है कि लास्ट कॉल या लास्ट जो सिग्नल थे वो किन टावरों से आए हैं, किस एरिया से आया है। यानी कि यूँ समझें, टावर्स हो, हर टावर की ना अपनी एक लोकेशन होती है। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ तो मेरे आस-पास की लोकेशन ना मेरे टावर से जानी जाएगी। मेरा नेटवर्क नहीं बता पाएगा कि मैं कहाँ हूँ। मेरे कंपनी को भी नहीं पता होगा कि मैं कहाँ हूँ। यानी कि अगर मैं जैज़ यूज़ कर रहा हूँ या ज़ोंग यूज़ कर रहा हूँ, तो ना जैज़ को पता होगा, ना ज़ोंग को पता होगा मैं कहाँ पर हूँ। अनटिल अनलेस जब तक ये ना देखें कि मैं किस टावर से बात कर रहा हूँ। टावर की लोकेशन होती है, टावर लोकेशन देता है, टावर एक एरिया को बताता है भई यार ये एरिया है 100 मीटर के अंदर-अंदर, ये 100 मीटर के अंदर एक बंदा था और इसी यहाँ से आई है। अब 100 मीटर के अंदर जो है उस बंदे की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। अगर तो वो हो गया है, ये हाई टेक की बात बता रहा हूँ, जब हाई टेक क्रिमिनल्स की एक्टिविटी को कैप्चर किया जाता है, ठीक है? अच्छा, अब जब आपको 100 मीटर का एरिया पता चल गया, तो 100 मीटर एरिया के अंदर 50 घर भी आ रहे हैं, तो आप हर किसी 50 घर में तो नहीं ना सर्च वारंट लेके घुस सकते, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आप एक वैन होती है जिसका नाम मेरे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा, अक्सर आपने देखी होगी। आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या कोई प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होती है। आपको एंटीना वाली गाड़ी नज़र आती है, एसयूवी जो होती है वो वाली, वो जी, जी। बेसिकली जैमर वाली होती है। सेम इसी केस में आपके पास छोटी व्हीकल्स भी होती हैं, इवन कि आपके पास आप आजकल तो पाकिस्तान में मोटर बाइक के ऊपर भी ये चीज़ें आ गई हैं, मोटर बाइक भी हैं कुछ, उनके ऊपर भी ये लगा होता है। तो वो बेसिकली क्या करती हैं, वो उन एरिया में जाती है, फिर उस नंबर पे या तो कॉल की जाती है, अब तो बेसिकली ख़ैर मैसेज करते हैं तो जीपीएस जो है वो लोकेट हो जाता है। एक मैसेज करते हैं तो जीपीएस की, क्योंकि अब हर ना जब भी आप, क्योंकि अब कि क्यों पीटी अप्रूव किया गया आपके सेल फोन को, क्योंकि देयर आर सम हिडन फैक्टर्स अवेलेबल कि आपके सिम के ऊपर या आपके नेटवर्क के ऊपर या कोई बटा कोई भी सिम चला रहे हो, आपका आईएमईआई हमें पता चल गया तो उसके सिम कौन सी चल रही है पता चल जाता होता है, ठीक है। तो उस सिम के ऊपर अगर एक गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड नंबर्स हैं, उनके थ्रू से अगर आप मैसेज शेयर करें ना, तो वो हिडन मैसेज करता है बैक पे सर्वर को, यानी कि गवर्नमेंट को बैक रिस्पॉन्स भी है, जिसपे आपकी जीपीएस की लोकेशन होती है, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्टिट्यूड भी होता है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से डायरेक्ट जो लोकेशन है वो भी निकाली जा सकती है। तो ये इस तरह होता है। हाँ, अगर आपका इंटरनेट ऑन है आपके सेल फ़ोन में, मुझे रोज़ा लग रहा है, यकीन करो मेरा गला खुश्क हो रहा है। अगर तो आप लोगों के फ़ोन में नेट कनेक्शन जो है वो ऑन है, तब आपके पास कुछ ऐसे मेथड हैं जिन, अगर तो ओएस है मतलब पास आईओएस है, आईफ़ोन है, तब भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी पर्सन के डिवाइस का सेम टाइम पे सेम एग्ज़ैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं, अगर इन केस उसकी डिवाइस का इंटरनेट ऑन है। इस तरह होती है ट्रैकिंग। ओके सर, थैंक यू। सर जी एक बात पूछनी थी सर, जो डेवा है उसमें अगर मैं आईपी एड्रेस डालता हूँ तो पिंग आ जाती है, और जब दोबारा आईपी एड्रेस के साथ मैं कमांड देता हूँ सेमी कॉलम और पीडब्ल्यूडी, अपनी ना तो डेवा सर की उसमें जो किस सिक्योरिटी है ना उसे लॉक करो। डेवा की ना सिक्योरिटी लॉक करो। आपके पास एक ना साइड पे जहाँ पे होम लिखा होता है ना डेवा का,
वहीं पे उसके लास्ट में जाओगे ना तो वहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन आउट का, थर्ड ऑप्शन के मिलेगा डेवा सिक्योरिटी का, वहाँ पे क्लिक करना तो नया पेज आपके पास ओपन होगा जिसपे लिखा होगा लो मीडियम हाई लिखा होगा बेसिकली पहले तो उस पर क्लिक करके उसे लॉक करना, फिर सबमिट करना, देवा सिक्योरिटी लो हो जाएगी, फिर जब उस पर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ सेट होगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा सर ये इशू था क्योंकि सर मैंने लो भी सिक्योरिटी करके की थी, बट वो उसके साथ था ना जो हमने किया हुआ था लिस्टिंग पोर्ट 8080 जो की हुई थी सर, उस पे वो पिंग नहीं कर रहा था उसको, मतलब लाइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा ऐसा होता है कि ना लिसनिंग पोर्ट को सेम टाइम पे ऊपर करना होता है, ये नहीं कि आपने लिसनिंग पोर्ट पहले ओपन किया फिर वहां जाके कमांड आप लिख रहे हो, इतनी देर में लिसनिंग पोर्ट ना बेसिकली डीएक्टिवेट हो जाती है। तो आपने बेसिकली अगर कमांड डाल दी है तो सबमिट करने से पहले जाके लिसनिंग पोर्ट एक्टिवेट करें, लिसनिंग पोर्ट एक्टिवेट कर लिया और सबमिट करते हैं तो फुल कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन की एक्टिविटी होती है सेम टाइम पे करनी होती है या सेम सेकंड्स के अंदर करनी होती है। अगर फर्क आ जाती है तो फिर लिसनिंग पोर्ट जो है वो काम नहीं करती, वो डीएक्टिवेट हो जाती है बैक से। ओके सर, थैंक यू। ये और किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, अगर नहीं है तभी बताएं। सर ये जो आप 3 महीने का कोर्स है एथिकल हैकिंग का, इसमें आप अटैक, डिफेंस और जो हमने तीसरा बताया था साइंस से निकल गया, अभी तीनों सिखाएंगे? यार ऐसा नहीं है कि मैं तीनों सिखा रहा हूँ, आपसे सीख रहे हो। वो इसलिए है कि अगर तो आपने करियर परस्यू करना है ना आगे तो आपके काम में आएगा। आपको भी पता नहीं है कि कितनी वैल्यू के जो है सर्टिफिकेशन होते हैं, और फोरेंसिक्स का $1200 का एक एग्जाम होता है, इसी तरह CH का ये जो एथिकल हैकिंग का $1000 का एग्जाम होता है। वो ऐसा नहीं है कि आप सीख जाओ वो ₹2500 के अंदर। आपके अपने सच फोरेंसिक्स एक बहुत अलग टेक्निक्स है यार। आप यूँ समझिए कि मेडिकल फील्ड से मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। एक जनरल डॉक्टर होता है, एक स्पेशल डॉक्टर होता है। स्पेशल डॉक्टर को पता नहीं होता, अगर वो हार्ट स्पेशलिस्ट है तो उसे बोन का नहीं पता होगा। अगर वो बोन का है तो उसे हार्ट का नहीं पता होगा। अगर आई स्पेशलिस्ट है तो उसे कानों का नहीं पता होगा, दाँतों का नहीं पता होगा। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी स्पेशलिस्ट फील्ड्स हैं। एक प्योर हैकिंग है, एक प्योर पेनिट्रेशन टेस्टर है, एक फोरेंसिक्स है, एक रिसर्च है, एनालिस्ट जिसे हम बोलते हैं, एक कंसल्टिंग की फील्ड है, एक कंप्लायंस की फील्ड है, एक मैनेजमेंट की फील्ड है। तो इसमें बहुत बड़ी-बड़ी फील्ड्स हैं और हर फील्ड अपने आप में बहुत बियॉन्ड है, बहुत बड़ी है। तो ये आप लेकिन जो बेसिक स्टेप होता है यानी कि मेडिकल करने के लिए भी इंटरमीडिएट चाहिए, एफएससी वाला मैट्रिक चाहिए आपकी, चाहे वो बायो में की हो या आर्ट्स में की हो। सेम इस केस में भी अगर आपने किसी भी फील्ड में जाना है, फोरेंसिक्स में जाना है, पेन टेस्टिंग करनी है, एनालिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, सॉक ऑफिसर बनना है या कुछ भी बनना है, तो इसकी जो पहला स्टेप है, इनिशियल स्टेप, वो यही है कि आपके पास बेसिक नॉलेज हो और बेसिक नॉलेज आप ले लो। उसके बाद आपके ऊपर होता है कि जब आपको रोड मैप पता होता है ना, तब आपके ऊपर होता है कि यार हाँ, मैंने फोरेंसिक्स के अंदर जाना है या मैंने पेन टेस्टिंग, यानी जो भी फील्ड्स हैं इसके अंदर ही अब पता होता है कि यार मुझे मेरा जो सबसे बड़ा हाथ है यानी ग्रिप है वो किस फील्ड के अंदर है, मेरा इंटरेस्ट माइंडली तौर पर किसके अंदर है, ठीक है? तो वो आता है आपके ऊपर। अच्छा ऐसा है कि जुम्मे का टाइम हो रहा है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं है तो बताए, फिर हम सेशन जो है बंद करें, मुझे जुम्मे के लिए सर तैयार बस एक लास्ट क्वेश्चन है सर, वो मेरे उसकी जो आईपी हम एंटर करते हैं ना अपने सिस्टम की, जो काली की करते हैं सर, सर वो मेरी 10.0 वाली आ रही थी, वो जो आपकी अडाप्टर जिस को तरह ना अपने आपने अडाप्टर को होस्ट ओनली पे कर लो। अगर तो आपका अडाप्टर अगर नेट पे है ना तब ये 10.2 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह की आईपी आपको शो हो रही है, उसको ना होस्ट ओनली पे कर दो और ये सेट हो जाएगा। हेलो सर। हेलो। जी बोले। जी जी बोले। मैं कहता सर आप माशाल्लाह से समझाते बहुत अच्छा है, क्लियरली बिल्कुल क्लियर समझा देते। थैंक यू, मेरी कोशिश होती है कि मैं समझाऊं इसी तरीके से। सर काली का और मेटास्प्लॉइट का दोनों का होस्ट ओनली पे करना है अडेप्टर? देखो अगर तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है ना या उसके ऊपर शर्त बशर्त टर्म्स एंड कंडीशन सुन लो। अगर तो आपको फिलहाल के लिए लिनक्स के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए
तब जो है जी आप सर। उसे होस्ट ओनली पे कर लो। मेटास्प्लोइटर को हमेशा होस्ट ओनली पे रखना चाहिए क्योंकि उसे इंटरनेट साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, उसे होस्ट ओनली पे रहने ठीक दिया करो। मेटास्प्लोइटर को लिनक्स को जब आप इंटरनेट यूज नहीं करना, कोई अटैक वगैरह परफॉर्म करना है मेटास्प्लोइटर के ऊपर, तब आप उसे होस्ट ओनली पे कर लिया कर। जब आपको जरूरत हो या इंटरनेट एक्सेस करना है, कुछ भी एक्सेस करना है, तब आप उसे ब्रिज पे ले जाया करें। पॉसिबिलिटी होती है कि ब्रिज पे आपको आपका आईपी जो है वो भी मिल जाया करे। सम केस में नहीं मिलता क्योंकि किसी के सिस्टम की हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, किसी की अलग होती है। मेरे केस में मुझे नेट पे मिल जाता है, ब्रिज पे भी मिल जाता है, हर जगह पे मुझे मिल जाता है मेरा आईपी। पर इन केस आपकी टर्म में नहीं मिलता तो उसे होस्ट ओनली पे रखा करें। अगर होस्ट ओनली के अलावा अगर इंटरनेट भी एक्सेस करना और आपको आईपी भी सेम चाहिए तो आप ब्रिज पे कोशिश करें, ब्रिज पे ले जाया करें। अब सम केस में कुछ के लोगों के ना ब्रिज पे आईपी भी नजर आता है, इंटरनेट भी काम करता है। कुछ क्या होता है, इंटरनेट काम करता है, आईपी नजर नहीं आता, या किसी का आईपी नजर आता है तो इंटरनेट काम नहीं करता। ये जो है आपके इंटरनली सिस्टम का मसला होता है क्योंकि उसकी हार्डवेयर जो है वो अलाउ नहीं कर रही होती। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बाकी हम आपको डाउट नहीं है क्या सर हाँ, VM मेरा टाइम हो रहा यूज कर सकते हैं काले धन के लिए? है। आपकी अमीन, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैं कह टाइप रहा करने था तो मेरे को वर्चुअल आवाज बॉक्स आ है रही है। सर, वर्चुअल बॉक्स की जगह हम VM वर्सेस यूज कर सकते हैं उसमें काले लिंक से। यार VMware जो है वर्चुअल बॉक्स और VMware आपकी ना माइक्रोफोन से वॉइस जो है ना बड़ी ज्यादा आ रही है। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम सर हमारी क्लास घंटे की होती है ना? अच्छा, यार आपकी क्लास ना हर टाइम असेस होती है, आपके पास एलएमएस में वहाँ पर ना सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वो वीकली जो है अनलॉक होते रहते हैं, तो आपके पास लेक्चर जो है आते रहते हैं। अच्छा, उसका क्वेश्चन यहाँ भी ना आपका ये था कि VMware और वर्चुअल बॉक्स में फ़र्क क्या होता है? देखो, वर्चुअल बॉक्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर ट्रेनिंग, फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, या आप लर्निंग कर रहे हैं इसलिए। जब हम बात करते हैं ना VMware की, तो वो उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो कहते हैं कि वो बेसिकली सर्वर के लिए इंस्टॉल होने के लिए बनी है, या हैवी सिस्टम के लिए इंस्टॉल होने के लिए बना है। कि उसके ऊपर सिर्फ ट्रेनिंग्स नहीं कर सकते आप, एक्चुअल में ना उसके ऊपर जो है प्रॉपर काम भी वर्कआउट कर सकते हो प्रोफेशनली। लेकिन अगर उसे आप इंस्टॉल करते हो तो आपका सिस्टम अगर i7 से नीचे है ना, पॉसिबिलिटी है कि लैग करना शुरू कर दे क्योंकि VMware बड़ा ही हाई ना अच्छी खासी रैम की रिक्वायरमेंट लेता है। 4 GB रैम भी है तब भी सिस्टम कैसे कैसे फेल होता है, 8 GB है तब भी सिस्टम को स्लो करने की कोशिश करता है वो। तो ये VMware और वर्चुअल बॉक्स में फ़र्क है। VMware के अपने झंझट्स हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं VMware, लेकिन उसकी सिक्योरिटी नहीं है। वर्चुअल बॉक्स बनाया इसलिए गया है कि आप लोग जो है उसकी प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर लर्निंग करें, और डिफ़िकल्ट नहीं है, ईज़ी है वर्चुअल बॉक्स भी। बट VMware जो है, अगर से सिस्टम अच्छा है तो कोशिश करें इंस्टॉल कर लें, अगर नहीं अच्छा तो रहने दें, वर्चुअल बॉक्स के ऊपर ही रहा करें। क्योंकि इनके फाइल जो टाइप्स है वो भी अलग है। यानी कि वर्चुअल बॉक्स के लिए काली लिनक्स की फाइल अलग है और VMware की फाइल जो है उसकी अलग। उसकी डॉट OVA में है वर्चुअल बॉक्स की, और इसकी डॉट जो VMware इसकी है डॉट VKM में है। हाँ, VKM में है, तो दोनों की फाइल फर्क है। आपको फिर अगेन से लिनक्स जो है डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा ना अगर किसी को क्वेश्चन रह जाए ना तो आफ्टर अफ्तारी जो है एडवांस साइबर सिक्योरिटी का भी जो है सेशन होना है, तो उसमें आ जाइएगा अगर किसी का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अभी जुम्मे का टाइम हो रहा है तो आप लोग भी जुम्मे पढ़ लें और मैं भी जाकर पढ़ लूँ। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।